देखिए अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में यूनिट नंबर 6 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम पार्ट नंबर 5 यानी कि लास्ट पार्ट इसका जो है वो फ्लूइड मोशन देखने जा रहे हैं। और इसको कंप्लीट करते ही प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये पूरा चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फ्लूइड मोशन को वैसे तरल प्रवाह कहते हैं, लेकिन ये द्रवों के प्रवाह के रूप में ज़्यादा फेमस है। लेकिन मैं बता दूं, द्रवों का प्रवाह का मतलब द्रवों का प्रवाह तो है, साथ ही साथ गैस के लिए भी उतना ही वैलिड है। इसलिए इसका जनरल नेम तरल यानी कि फ्लूइड मोशन, ठीक है ना। इस तरह से तरल प्रवाह ज़्यादा अच्छा नाम है, लेकिन कहा इसको ज़्यादातर द्रवों का प्रवाह ही जाता है। तो इसमें देखिए पूरे चैप्टर को अगर हम डिफरेंट डिफरेंट फेज में बांटें तो आप देखिए कि शुरुआत में हमारे पास ये हल्के हल्के कुछ आर्टिकल रहते हैं। इसमें से आपका धारा रेखीय प्रवाह हो गया, ये मीन्स स्ट्रीम लाइन फ्लो। दूसरा आपका विक्षुब्ध प्रवाह हो गया, टर्बुलेंट फ्लो हो गया, ठीक है ना। ये दो डेफिनेशन है, एक एक नंबर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, ठीक है ना। फिर उसके बाद रेनॉल्ड नंबर है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में इसका फॉर्मूला पूछ देते हैं या क्या होता है, क्या बताता है, ये पूछ देते हैं। क्रांतिक वेग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में इसकी डेफिनेशन पूछ देते हैं, वैल्यू पूछ देते हैं। और फिर सततता का समीकरण 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में। 3 मार्क्स का मतलब यह है कि 3 नंबर के साथ कुछ 2 नंबर का छोटा सा और लगा देंगे, है ना। वैसे तो 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है, 1, 2 और 5 इन्हीं के आते हैं। तो 2 या 3 नंबर में सततता का समीकरण ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं और ये डेफिनेशंस हमें समझनी है, और इन डेफिनेशंस का यूज जो है वो हर जगह होगा। तो इसलिए आप धारारेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह इनकी डेफिनेशन को ध्यान से देखें। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम बर्नौली थ्योरम की प्रिपरेशन करेंगे, तो वहां से फिर हमारा चैप्टर थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। बर्नौली की प्रमेय जो कि पूरी बुक के टॉप 10 में शामिल है, उसका आर्टिकल, वो थ्योरम हम उसको डिटेल में करा देंगे आपको बिल्कुल ठीक से। और उसके बाद उसके एप्लीकेशंस हैं और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशंस में वेंचुरी मीटर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी तो लैंग्वेज वाइज हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगे आराम से। तो देखिए सबसे पहले हम धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह पढ़ रहे हैं। तो नंबर 1 धारा रेखीय प्रवाह, इसको स्ट्रीम लाइन फ्लो भी बोलते हैं। और दूसरा आपका होता है विक्षुब्ध प्रवाह। विक्षुब्ध प्रवाह को बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। और ये आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो। देखिए इनमें फर्क क्या है। स्ट्रीम लाइन फ्लो वो होता है जिसमें मान लिया सपोज करिए लिक्विड अगर इस रास्ते पे जा रहा है और इसके अंदर अगर हम 3 पॉइंट ले लें ए बी सी, और अगर मुझे ए पर वेलोसिटी चाहिए फ्लूइड की, तो वो वेलोसिटी इस पे टेंजेंट खींच दीजिए, ये वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगी। बी पे मुझे चाहिए वेलोसिटी, इस पे टेंजेंट खींच दीजिए, ये v2 हो जाएगी वेलोसिटी। और सी पे टेंजेंट खींच दीजिए तो ये v3 वेलोसिटी है। कहने का मतलब है लिक्विड की वेलोसिटी ए पर जो है वो v1 है, बी पर जो है वो v2 है, सी पर जो है वो v3 है। कहने का मतलब है तीनों पॉइंट्स पे अलग अलग है, ठीक, कोई बात नहीं, अलग अलग है। खासियत यह है कि इस पॉइंट पे जितनी है वो उतनी की उतनी कांस्टेंट है, वो उस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे जितनी है वो उससे तो अलग है, लेकिन इस पे वो लगातार कांस्टेंट बनी हुई है और समय बीतने के साथ नहीं बदल रही है। और सी पॉइंट पे वेलोसिटी जितनी है वो उन सब से तो अलग है, लेकिन जितनी जो भी है वो उसकी भी कांस्टेंट है। कहने का मतलब यह है कि अलग अलग पॉइंट्स पे वेलोसिटी अलग अलग तो हो सकती हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में भी हो सकती हैं, लेकिन जो जहां पे जितनी मेंटेन्ड है वो उतनी ही मेंटेन रहेगी वहां पे। यानी कि समय बीतने के साथ जो भी लिक्विड, जैसे मान लिया सपोज करिए आपके पास यहाँ से लिक्विड लिक्विड एक बूंद चलती आती है, और वो बूंद चलते चलते जैसी ए पे पहुंचती है उसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी। जैसी वो चलते 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 बी पे पहुंचेगी, वो वेलोसिटी चाहे पीछे से कुछ भी आई हो, यहाँ पर वेलोसिटी उसकी v2 हो जानी है, और यहाँ पर जो है वेलोसिटी उसकी v3 हो जानी है। कहने का मतलब है अगला पिछली जो लाइनें, पिछली जो बूंदें आ रही हैं वो हमेशा इसी रास्ते को इसी रास्ते को इसी रास्ते को ट्रेस करते हुए चलती चली जाएंगी। आपने देखा होगा, नालियों में देखा होगा कि मान लिया सपोज कोई पत्थर का टुकड़ा या कूड़ा फंसा हुआ है, तो सारा का पानी आता है, पानी आ रहा है, फिर वो अपना चुपचाप इधर से मुड़ के इधर से मुड़ के इधर से मुड़ के फिर फैल के और फिर चला जाता है। ये पूरा स्ट्रीम लाइन मोशन है, धारा रेखीय प्रवाह है। पीछे आने वाले लिक्विड को पता है कि मुझे उधर से मुड़ के और इधर से फिर चले जाना है। तो जिस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो अगर कांस्टेंट बनी हुई है तो हम कहेंगे कि ये जो है आपका धारा रेखीय प्रवाह है। और अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, किसी भी पॉइंट पे कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है, v1 v2 v3, और ये भी अपना वेरिएबल हैं,
ठीक है ना? तो उस केस में जो है वो हमारा प्रवाह विक्षुब्ध होता है, टर्बुलेंट मोशन होता है। इसका मतलब ये है कि हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा। जैसे मान लिया सपोज़ करिए अभी वो चमोली में जो आपदा आई, जिसमें कि बहुत सारा वो ग्लेशियर कह रहे थे फट करके आ गया, तो वो मोशन जो था फ्लूइड का या लिक्विड का मोशन, वो टर्बुलेंट था। पता नहीं कितना ऊँचा, कितना किस डायरेक्शन में कोई पत्थर किधर से आ जाएगा, कभी इधर डायरेक्शन में हो सकता है, कभी उधर की तरफ उछल सकता है पानी। तो ऐसे तरह का मोशन जो है वो विक्षुब्ध प्रवाह कहलाता है। तो ये 2 डेफिनिशंस आप तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ आप देख लीजिए कि ये जो रास्ता है, इस रास्ते को कहते हैं धारा रेखा, ठीक है ना? मीन्स स्ट्रीम लाइन। और अगर ऐसी ही कई सारी लाइनें बना दी जाएँ, ऐसी ही कई सारी धारा रेखाएँ बना दी जाएँ, जैसे ये नाली में बह रहा था, तो इस पूरे को स्ट्रक्चर को कहेंगे हम धारा रेखीय नली। समझ रहे हैं? स्ट्रीम लाइन ट्यूब इसको कहेंगे। तो वो खैर नाम अलग है, मेन हमारा धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह, ये 2 चीज़ें होती हैं। अब देखिए कोई अगर लिक्विड बह रहा है तो हम कैसे पता करेंगे कि ये धारा रेखीय प्रवाह होना है या इसका ये विक्षुब्ध प्रवाह होना है? तो इस बात को डिस्कस करने के लिए हम जो है वो रेनॉल्ड नंबर और क्रांतिक वेग इनका यूज़ करते हैं। रेनॉल्ड नंबर वो नंबर है जिसको पता करके आप बता सकते हो कि हमारा फ्लूइड मोशन या जो लिक्विड बह रहा है या जो गैस बह रही है वो आपकी जो है वो क्या बोलते हैं स्ट्रीमलाइन मोशन में रहेगी या फिर वो टर्बुलेंट मोशन में रहेगी, ठीक है ना? और क्रांतिक वेग ये बताता है कि एक लिमिट सेट कर देता है कि इससे तेज बहोगे तो टर्बुलेंट में चले जाओगे और उससे अगर कम बहेगा पानी लिक्विड तो उस केस में वो धारा रेखा नदी में होगा। तो दोनों के अपने-अपने अलग-अलग मतलब हैं, दोनों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं रेनॉल्ड्स संख्या और क्रांतिक वेग। देखिए रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो उसकी डायमेंशन पूछी जाती है। आप देखिए नंबर है तो इसकी डायमेंशन नहीं होगी, लेकिन फॉर्मूले से अभी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना? तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, वो आप याद करिएगा पहले। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला आता है R इज इक्वल टू रो वी डी बाई ईटा। ये आप ध्यान रखिए, सारा जो डिस्कशन है वो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। अब इसमें रो क्या है? रो जो है जो भी लिक्विड बह रहा है वो उसका घनत्व है, डेंसिटी है, ठीक है ना? वी जो है वो द्रव का वेग है और डी जो है वो जिस ट्यूब में बह रहा है, मान लिया ये ट्यूब है इस तरह की, तो इस ट्यूब का जो डायमीटर है, ये डायमीटर ये डी है, ठीक है ना? बहते हुए लिक्विड की वेलोसिटी वी है, रो उसकी डेंसिटी है और ईटा उसकी विस्कोसिटी है। तो ये आपका जो है डी जो है वो नली का व्यास हो गया जिसमें वो बह रही है, लिक्विड बह रहा है, और ईटा जो है वो द्रव का श्यानता गुणांक हो गया, ठीक है ना? ये चीज़ें अगर हमें दी हैं तो हम एक नंबर आर ई पता कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर आए तो हम ये लिख सकते हैं कि ये वो नंबर है जो ये बताता है कि लिक्विड का मोशन जो है वो स्ट्रीमलाइन होगा या टर्बुलेंट, धारा रेखीय प्रवाह होगा या विक्षुब्ध होगा, इसके बारे में बताता है। अब कैसे बताता है? तो आप जो लिक्विड बह रहा है उसकी वेलोसिटी निकाल रख दीजिए यहाँ पे, डी उसका डायमीटर रख दीजिए यहाँ पे, रो उसका यहाँ रख दीजिए और ईटा निकाल लीजिए, ठीक है ना? इससे आर ई निकल आएगा। अब आर ई की वैल्यू क्या आएगी? आर ई की वैल्यू जो है वो ये डिसाइड करती है कि आपका मोशन स्ट्रीमलाइन होगा या टर्बुलेंट होगा। तो इसकी वैल्यू जो है वो 3 तरीके से आती है। मैं इसमें लिख देता हूँ, अगर आर ई की वैल्यू जो है वो 0 से 2000 तक आती है, ठीक है ना? या फिर ये अगर 2000 से 3000 तक आती है या फिर अगर ये 3000 से ज़्यादा आती है, तो उससे आप डिसाइड करेंगे कि लिक्विड का मोशन जो है वो कैसा होगा, ठीक है ना? तो अगर देखिए आपका जो 0 से 2000 तक अगर वेलोसिटी वैल्यू आती है रेनॉल्ड नंबर की, तो इसका मतलब आपका जो फ्लूइड का मोशन है वो धारा रेखीय होगा, ठीक है ना? पक्का धारा रेखीय होगा। लेकिन अगर 2000 से 3000 तक है तो मिक्स्ड होगा। मिक्स्ड का मतलब ये होगा कि धारा रेखीय भी होगा और वो साथ ही साथ जो है वो विक्षुब्ध भी होगा। मतलब इसका ये है कि मतलब चल रहा है लेकिन ज़रा-सा भी कहीं कुछ ऑब्स्टेकल आया वो उछल जाएगा इस तरह से। तो मर्ज़ी है उसकी, कभी धारा रेखीय में और दिक्कत कुछ आई तो वो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों का मिक्सचर रहेगा। लेकिन अगर 3000 से ज़्यादा वैल्यू निकली तो पक्का जो मोशन होगा ये उछल-उछल के चलेगा और तब इसका प्रवाह जो है वो विक्षुब्ध हो जाएगा।
तो ये रेनॉल्ड नंबर की खासियत है। आपके पास जो एक्सपेरिमेंट दिया है उसमें आप तीनों चीजें, चारों चीजें निकाल के इसमें डालिए, इसकी वैल्यू निकालिए, इस रेंज में आती है तो ऐसा होगा, इस रेंज में आती है तो ऐसा होगा, इस रेंज में आती है तो ऐसा होगा। ये रेनॉल्ड नंबर की खासियत है। तो इसकी आप एक तो डेफिनेशन तैयार कर लीजिएगा, फॉर्मूला इसका देख लीजिएगा, वैल्यूज पे क्या क्या निकलता है वो देख लीजिएगा, इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें ये, और इसकी डायमेंशन एक अलग से आती है। डायमेंशन इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो भी ये डायमेंशन लेस आएगा, मतलब विमाहीन आएगा। और अदरवाइज रेनॉल्ड नंबर है, संख्या है, तो संख्या है, देखिए कोई यूनिट वगैरह है ही नहीं, तो इसकी ना तो कोई यूनिट है, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। तो एक नंबर में अलग से ये भी पूछा जा सकता है। देखिए मैं रेनॉल्ड नंबर के फॉर्मूले को मिटा नहीं रहा हूँ, मैं इसके बाद ही जो है वो क्रांतिक वेग स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए क्रांतिक वेग क्या होता है। क्रांतिक वर्ड का मतलब होता है क्रिटिकल, क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब होता है कि आर या पार। क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी होती है, अगर इससे आप ज्यादा पे पहुंच गए, मतलब इससे ज्यादा पे आप हैं, वेलोसिटी लिक्विड की ये वो वेलोसिटी है कि अगर लिक्विड इस वेलोसिटी से ज्यादा से बहे तो उसका मोशन जो है वो विक्षुब्ध हो जाएगा, और अगर इससे कम बहे तो वो धारा रेखीय प्रवाह में बहेगी। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है ना। क्रांतिक वेग का मतलब है आर या पार, अगर आप उससे कम है तो धारा रेखीय में है, और अगर उससे ज्यादा वेलोसिटी से लिक्विड बहने लगा तो उस केस में वो जो है आपका टर्बुलेंट मोशन हो जाएगा। तो वो वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है। अब बुक्स में क्या करते हैं, ज्यादातर क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले से क्या करते हैं, वी निकाल देते हैं बस, कि v इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए आर ई ईटा बाई रो डी, ये v आ जाएगा, समझ रहे हैं बात, और कह देते हैं यही क्रिटिकल वेलोसिटी है। तो ये समझ में नहीं आता है कि इस v से ये r डिफाइन हुआ है या v से r डिफाइन हुआ है। इसमें तो r से v डिफाइन हो रहा है, इसमें v से r डिफाइन हो रहा है। तो इसमें बारीक बात यह है कि आप ये देखिए v इक्वल टू आर ई ईटा बाई रो डी तो है, हम इसमें r की वैल्यू जो है वो स्पेशली 2000 पुट करेंगे। आप देखिए जीरो से 2000 तक ये धारा रेखीय प्रवाह होता था ना, और 2000 से ऊपर पे फिर गड़बड़ होने लगती थी। 2000 से 3000 तक तो अनस्टेबल रहता था, कुछ भी हो सकता है, और 3000 से ऊपर तो पक्का पक्का विक्षुब्ध हो जाता था। तो इसमें जो है अगर हम आर की वैल्यू 2000 डाल दें, हालांकि 2000 डालते हुए नहीं दिखाते ये लोग, आर की वैल्यू अगर 2000 डाल दें तो हमारा यही जो वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी आ जाती है। समझ रहे बात को आप। अब देखिए, अब इसी में देख लीजिए आप, अगर आपकी वैल्यू, अगर मान लिया कोई लिक्विड बह रहा है, मान लिया सपोज v वेलोसिटी से बह रहा है और vc आपका इतना है, तो अगर मान लिया सपोज v ग्रेटर देन vc हुआ तो वेलोसिटी आपकी vc से बड़ी हुई, यानी कि vc की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो re की वैल्यू जो है वो 2000 से बड़ी हो जाएगी, और re की वैल्यू अगर 2000, ये तो फिक्स्ड है ना, ईटा रो डी ये तो फिक्स्ड है। अगर आपकी वैल्यू जो है इससे ज्यादा है तो इसका मतलब आर ई बढ़ेगा, आर ई बढ़ा तो 2000 से ज्यादा हुआ, 2000 से ज्यादा पे विक्षुब्ध हो जाएगा। और अगर आपकी वेलोसिटी वीसी से कम है तो देखिए ये तो बदलेंगे नहीं, कम यही तो होगा, तभी तो ये कम होगा। तो इससे अगर मान लिया सपोज करिए वेलोसिटी अगर कम है तो इसका मतलब आर ई की वैल्यू 2000 से कम है, और 2000 से कम है इसका मतलब मोशन जो है वो आपका धारा रेखीय होगा। तो वीसी जो है वो क्रांतिक वेग है। इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा कि इससे ज्यादा होने पे, ये मैंने समझा दिया यहाँ पे, और इसका फॉर्मूला ये हो गया। और इसमें और एलेबोरेट कर दीजिएगा कि इफ वी इज ग्रेटर देन वीसी तो हमारा प्रवाह क्या होगा, विक्षुब्ध हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर v लेस देन वीसी है तो हमारा प्रवाह जो है वो धारा रेखीय हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरह से आपका क्रांतिक वेग। तो रेनॉल्ड नंबर और क्रांतिक वेग एक दूसरे से मिले जुले हैं, इसलिए जो है वो आपको एक चीज तैयार करो तो दूसरी अब फ्री फंड में अपने आप तैयार हो जाती है। तो इस तरह से ये तीसरा और चौथा टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखिए पांचवा टॉपिक आ रहा है हमारे पास, सततता का समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब है कि लिक्विड जो है वो कंटिन्यूअस फ्लो में चलता है, सतत रूप से चलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें कहीं ब्रेक आ जाए, कहीं रुक जाए, कहीं ज्यादा भर जाए, या कहीं वो फ्लो उसका लगातार बना रहेगा। लगातार बहते रहने को ही सततता का समीकरण कहते हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें आप दो बातें अभी जान लें, तो वो मैं अलग से आपको बता देता हूँ, दो चीजें, फिर उसके बाद उनको मिटा के तब मैं सततता का समीकरण आपको डिराइव कराऊंगा। एक तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आदर्श द्रव क्या होता है, ठीक है ना। इसका जिक्र बार बार आएगा सततता के समीकरण में भी और बर्नौली के प्रमेय में भी। आदर्श द्रव मतलब आइडियल लिक्विड, आइडियल लिक्विड या आइडियल फ्लूइड कह लीजिए। आदर्श तरल तो आइडियल फ्लूइड बोल देंगे, उसमें लिक्विड और गैसेस दोनों शामिल हो जाएंगी।
तो आदर्श द्रव जो होता है वो आप मान के चलिए उसके अंदर मेनली दो प्रॉपर्टी होती हैं। एक तो वो होता है अश्यान। अश्यान मतलब उसके अंदर श्यानता नहीं होती है, नॉन विस्कस कहते हैं इसे इन इंग्लिश में। और दूसरी प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है इनकम्प्रेसिबल, असंपीड्य, यानी कि इनकम्प्रेसिबल। इसका मतलब आप उसे दबा नहीं सकते। दबा नहीं सकते का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक डब्बे में पूरा पानी बंद है, आप सोचो मैं इसको दबा के इतने में रख दूं, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए गैसेस में थोड़ा सा संपीड्यता आ जाती है। गैसेस जो है वो थोड़ी सी दब सकती हैं, लेकिन जो लिक्विड है वो नहीं दबते हैं आपके। तो इसलिए द्रव ही रखें तो ज्यादा बेटर है यहाँ पे। ठीक है ना। तो आदर्श द्रव जो होते हैं हमारे अश्यान होते हैं और असंपीड्य होते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी एक चीज ये ध्यान रखनी है कि हालांकि 10th क्लास में आपने मेंसुरेशन पढ़ाई जाती है, उसमें पढ़ा होगा। तो उसमें ये बताया जाता है कि अगर आपके पास कोई पाइप है और उसमें से पानी गिर रहा है लगातार, तो इस पानी का जो कितना वॉल्यूम इसका निकल रहा है पानी का, ठीक है ना, वॉल्यूम अगर हम निकालें, वॉल्यूम ऑफ वाटर और अपॉन टाइम, पर यूनिट टाइम में कितना वाटर निकल रहा है, तो इस चीज को कहा जाता है डिस्चार्ज, यानी कि विसर्जन। विसर्जन जो है वो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम में गिर रहा है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, 1 सेकंड में निकलने वाले द्रव का आयतन। ठीक है ना। और ये चीज निकालने का, इससे इसकी डायमेंशन भी पूछी जाती है कभी कभी विसर्जन की, तो आप ध्यान रखिएगा वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है। ठीक है। अब उस वॉल्यूम का एल क्यूब हो जाएगा, टाइम का टी हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे। तो 1 सेकंड में निकलने वाले द्रव का आयतन मेंसुरेशन में बताया जाता है कि अगर आपके पास इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए पता है और लिक्विड की वेलोसिटी वी पता है, तो सीधे आप एरिया इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी कर दीजिए, तो आपको 1 सेकंड में निकलने वाले द्रव का आयतन पता लग जाएगा। सीधे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए और वेलोसिटी लिक्विड की चाहिए, और ये आपका इससे विसर्जन यानी कि रेट ऑफ फ्लो, इसको रेट ऑफ फ्लो भी कहते हैं। ठीक है ना, रेट ऑफ फ्लो, ये चीज, या फिर डिस्चार्ज, या फिर 1 सेकंड में निकलने वाले द्रव का आयतन, ये चीज इससे डायरेक्ट पता लग जाती है। उसमें ऐसे क्वेश्चन रहते हैं ना कि टैंक दे दिया, क्यूबाइडल टैंक दे दिया, उसका वॉल्यूम अब निकाल लो, पानी से, यहाँ से पानी गिर रहा है तो कितनी देर में भर जाएगा, तो पूरे टैंक का वॉल्यूम निकाल के और 1 सेकंड में कितना पानी निकल रहा है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो आपको नंबर ऑफ सेकंड्स या नंबर ऑफ टाइम मिल जाता है कि कितनी देर में वो टैंक भर जाएगा। तो ये दो चीजें आप दिमाग में रखिए। अब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का कंसेप्ट बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए जब भी ये टॉपिक आएगा तो आप उसमें क्या करोगे कि एक ट्यूब बनाओगे, धारा रेखी ट्यूब, लेकिन एक सिरा उसका चौड़ा, मतलब ज्यादा क्रॉस सेक्शन, और एक सिरा जो है वो कम क्रॉस सेक्शन का बनाओगे। ठीक है ना, ताकि हम बता सकें कि भाई देखो बड़े से जैसे एक कमरे में है, घुसने का दरवाजा तो बड़ा है और निकलने का दरवाजा छोटा है, तो लिक्विड कैसे जाएगा, क्या उसका कंसेप्ट होगा, ये हम समझना चाह रहे हैं। तो ये एक हमने धारा रेखी नली मान ली, इसका नाम एक्स वाई दे देंगे। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर का जो है इसका ए हो गया। ठीक है ना, इसका A1 मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका मान लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A2 हो गया। लिक्विड जब जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे सपोज V1 है और इस पॉइंट पे सपोज वो V2 हो जाती है। लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सपोज करिए रो है और ये आदर्श द्रव है। तो स्टेटमेंट अगर हम इसका देखें, सबसे पहले तो आपको इसका स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। तो स्टेटमेंट में ये लिखना पड़ता है कि अगर कोई हमारे पास आदर्श द्रव है, मतलब अब उसमें आप समझा भी दीजिए कि आदर्श द्रव का मतलब जो है वो हो गया जाकर के कि वो असंपीड्य और अश्यान है। ठीक है ना, किसी धारा रेखीय नली में बह रहा है, ये दूसरी कंडीशन है जो आपकी लैंग्वेज में जरूर जरूर आनी चाहिए। आदर्श द्रव धारा रेखीय नली में बह रहा है, ठीक है ना, तो नली के काट के प्रत्येक बिंदु पर, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, नली की काट के प्रत्येक बिंदु पर, ये पॉइंट्स ध्यान दीजिए, ये की पॉइंट्स हैं जो आने चाहिए आपकी लैंग्वेज में, एग्जामिनर इन्हें चेक करता है। प्रत्येक बिंदु पर, और जितना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है यानी कि ए, और जितना उस पॉइंट पे वेलोसिटी उस सेक्शन में वेलोसिटी, इनका प्रोडक्ट, इनका गुणनफल जो है वो आपका नियत रहता है। समझ रहे बात, इसी चीज को लैंग्वेज में लिख लेंगे तो ये लैंग्वेज वाइज स्टेटमेंट हो गया। प्रत्येक बिंदु पर अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल और उस बिंदु पर द्रव के वेग का गुणनफल नियत रहता है। ये आपका तो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, ये आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ गया जाकर के। ठीक है ना, इसी में देखिए आप ए वी कॉन्स्टेंट है तो मैं ए वी यहाँ पे कर दूं, एरिया A1, वेलोसिटी V1, A1 V1, और वहां पे A2 V2 कर दूं, तो देखिए प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है, तो चाहे मैं इस सिरे पे प्रोडक्ट लूं चाहे मैं उस सिरे पे प्रोडक्ट लूं, कांस्टेंट है, इसका मतलब वो बराबर आएगा।
तो ये इसके लैंग्वेज वाइज स्टेटमेंट और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। अब देखिए मैं इसको प्रूफ से घुसा, अब देखिए वो अगले वाले को धक्का देगा तो जाहिर सी बात है उसे निकलना पड़ेगा। जितना इधर से घुसेगा ज्यादा घुसेगा और उधर से फिर कम रास्ते से कैसे तेज निकलेगा। मतलब आपसे आपने यहाँ से चौड़ा रास्ता है तो ज्यादा पानी घुस गया, तो वहां पे पतला रास्ता है तो पानी फिर कैसे निकल पाएगा वहां पे। तो आप देखिए अगर एक दरवाजा घुसने का बड़ा है तो उसमें से आराम आराम से लोग जा सकते हैं, लेकिन अगर पतला दरवाजा है तो फिर लोगों को दौड़ दौड़ कर निकलना पड़ेगा। कहने का मतलब है यहाँ पर लिक्विड की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। जितना पानी यहाँ से अंदर पुश कर दिया जाएगा वो उतना का उतना वहां बाहर निकलना है। ये ध्यान दीजिए। क्यों निकलना है? क्योंकि ये जो अंदर लिक्विड है, अंदर कोई दब नहीं सकता लिक्विड कि आप सोचो कि अंदर लिक्विड किनारे किनारे बैठ जाए और फिर आराम से निकल जाए, पहले थोड़ा सा फिर बाद में थोड़ा और निकल जाए। ऐसा नहीं है, सबको एक साथ निकलना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, कंसेप्ट जो है वो ये है कि एक्स सिरे से, ठीक है ना, 1 सेकेंड में जितना लिक्विड घुस रहा है, घुसने वाले पानी का भार जो भी होगा, समझ रहे हैं आप, x सेकेंड से एक सिरे में जो पानी घुसेगा, y सिरे से 1 सेकेंड में निकलने वाला पानी का भार उसके बराबर होगा। क्योंकि जितना लिक्विड यहां से घुसेगा उतना ही वहां से बाहर निकलेगा। सततता का समीकरण यही है, ठीक है ना। कंटिन्यूटी तभी तो बनेगी, यहां से चलता जा रहा है वहां से निकलता चला जा रहा है। तो अब देखिए x सिरे से 1 सेकेंड में घुसने वाले पानी का भार कैसे निकालेंगे आप। एग्जैक्ट डेरिवेशन बुक में देख लीजिएगा, आप उस नोट से पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे केवल समझा रहा हूँ उसे। तो घुसने वाले पानी का भार कैसे निकलेगा, तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। देखिए वेट कैसे निकलता है, वेट होता है mg, m क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। अब देखिए वॉल्यूम हमें पता है, मैंने अभी बताया था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी पता है, तो 1 सेकेंड में कितना लिक्विड अंदर जाएगा, वॉल्यूम उसका पता लग जाएगा। तो हम देखिए इसको निकालेंगे कैसे। इसको निकालने का तरीका होगा, x सिरे से 1 सेकेंड में घुसने वाले द्रव का सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। तो आयतन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 और वेलोसिटी कितनी है V1। ये मेंसुरेशन वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी समझाया था। अतः x सिरे से 1 सेकेंड में घुसने वाले द्रव का द्रव्यमान, आयतन से द्रव्यमान कैसे बनेगा, रो से मल्टीप्लाई, तो A1 V1 एंड रो। और इसलिए x सिरे से 1 सेकेंड में घुसने वाले द्रव का भार कितना हो जाएगा, तो जब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास आ गया तो g से और मल्टीप्लाई करिए तो वेट आ जाएगा। तो A1 V1 रो और g क्या क्या हो रहा है वो आप इससे समझ सकते हैं आराम से। हम एक एक लाइन में सब लिखते चले जा रहे हैं। वॉल्यूम निकाला, फिर डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो मास बना, और मास में g से मल्टीप्लाई किया तो w बन गया। तो एक सिरे से 1 सेकेंड में घुसने वाले द्रव का आयतन जो है वो आपका इतना निकल आया। आयतन नहीं, आयतन से द्रव्यमान, द्रव्यमान से बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार y सिरे से, अब 2-3 लाइन में नहीं करना, आप डायरेक्ट मार देंगे। एक y सिरे से 1 सेकेंड में निकलने वाले द्रव का भार अगर हम निकालें तो सीधे अब हम A2 V2 रो g इसी हिसाब से वहां भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या है, ये वाली चीज भी निकाल ली, ये वाली चीज भी निकाल ली। हम लिख देंगे चूंकि द्रव असंपीड्य है, मतलब दब नहीं सकता, अतः x सिरे से 1 सेकेंड में घुसने वाले का भार इज इक्वल टू y सिरे से 1 सेकेंड में निकलने वाले द्रव का भार। जितना घुसेगा उतना निकलेगा। तो आप इसमें वैल्यूज डाल देंगे। देखिए आप वैल्यूज डाल दीजिए, तो ये वाली वैल्यूज डाल दें। इसकी वैल्यू डाल दोगे A1 V1 रो जी, इसकी वैल्यू डाल दोगे A2 V2 रो जी कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यही तो लाना था। इसका मतलब हुआ A इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। यही हमारा अविरतता का सिद्धांत है। इस तरह से ही सिंपल सा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। बस आप इतना ध्यान के रख के जाइए कि x सिरे से जो 1 सेकेंड में घुस रहा है लिक्विड, वही y सिरे से 1 सेकेंड में निकलेगा। तो दोनों का वेट निकाल के और आपने इक्वल कर दिया। वॉल्यूम भी इक्वल कर सकते थे, सीधे वॉल्यूम निकालते A1 V1 और इक्वल कर देते, लेकिन वो बहुत छोटा हो जाता है। जबरदस्ती उसमें जो है डेंसिटी लगा के उसको मास में बदला, फिर उसमें g लगा के उसको वेट में बदला, ताकि थोड़ा आर्टिकल बड़ा बने हमारा, और फिर उसके बाद वेट्स को बराबर किया है। तब जाकर के कट कुट के वो कटना ही था बाद में, तो सीधे वॉल्यूम ही बराबर कर सकते थे, लेकिन फिर तो वो एक ही लाइन का रह जाता। आर्टिकल वैसे एक ही लाइन का है, लेकिन उसको जबरदस्ती उसकी लैंग्वेज बना के उसको बॉडी बनाई है उसकी। अविरतता का समीकरण भी इसे कहते हैं। अविरतता सततता का दूसरा नाम होता है। विरत माने होता है अलग अलग हो जाना, अविरत मतलब सतत, अविरत मतलब लगातार।
देखिए इसमें एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं, मैं उनके बता देता हूँ। a इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब v इज इक्वल टू जो है वो कॉन्स्टेंट अपॉन a हो जाएगा, यानी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जहाँ पे एरिया कम है वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका पहला यूज़ तो क्या करते हैं, बगीचे में पानी देने में। तो बगीचे में पानी देने में क्या होता है कि पाइप के आगे अंगूठा लगा लेते हैं, तो पानी की स्पीड बढ़ जाती, पानी दूर तक चला जाता है। तो जिन गमलों तक हम नहीं भी पहुंच सकते हैं या ऊंचाई तक भेजना है पानी, तो हम आगे उसका अंगूठा लगा लेते हैं, एरिया कम कर देते हैं, और उससे वेलोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना। दूसरा ये क्वेश्चन आता है कि डीप वाटर रन्स काम। इसका मतलब गहरा जल, गहरा पानी शांत होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे नदी है, मान लिया सपोज करिए नदी जो है वो स्टार्टिंग में जो है वो कम गहरी है, तो ये क्रॉस सेक्शन हो गया उसका, ये इस तरह से क्रॉस सेक्शन है, और ये नदी ऐसे बहती हुई चली जा रही है। तो शुरुआत में मान लिया उसकी ऊंचाई कम है, तो देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, तो उसका वेलोसिटी वहां पे ज़्यादा हो जाएगी। आगे जाके वो गहरी हो जाती है नदी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखिए ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी उसकी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि नदी में अगर आपको पता करना है कि कहाँ पे गहराई ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप देखिए पानी जो है उसकी स्पीड कम हो गई होगी, पानी ज़्यादा उछल नहीं रहा होगा, शांत होगा वो पानी। जो नदी में ऊपर से ऊंचाई से कूदते हैं ना लोग, तो वो ऐसी जगहों पे ही कूदते हैं जहाँ पे पानी जो है वो शांत हो, तब उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ पे गहरा पानी है। और एक तीसरा इसी से रिलेटेड है कि समुद्र में जो है वो, समुद्र में लहरें जो आती हैं वो किनारे ही आती हैं, किनारे आती हैं। तो ये वजह भी यही है कि किनारे जो है, चूंकि एरिया ऑफ गहराई कम है, क्रॉस सेक्शन कम है, तो वेलोसिटी ज़्यादा है, तो समुद्र में लहरें किनारे आती हैं। बीच समुद्र में जब पहुंच जाओ तो लहरें नहीं आती, वहां पे बस पानी ऐसे 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 हिला करता है बस, और ज़्यादा लहरें नहीं आती। तो इसमें भी आप यही बताएंगे कि वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रहता है, गहराई कम होने की वजह से, और इस वजह से उसमें लहरें आती हैं समुद्र में। तो ये इससे रिलेटेड एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जिनको आप आसानी से आंसर कर सकते थे। तो अब हमने जो है, जो 5 हमने टॉपिक लिए थे वो हमारे ये कंप्लीट हो गए हैं, और अब हम सारा का सारा बचा हुआ चैप्टर जो है आपका, वो समझ लीजिए बर्नौलीज थ्योरम पे रिलेटेड है। तो अब हम नेक्स्ट में इसे लेते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ और फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं बहते द्रव की ऊर्जाएं। एक्चुअली ये बहते द्रव की जो ऊर्जाएं आप पढ़ेंगे, उन्हीं ऊर्जाओं पर बर्नौली थ्योरम चलती है। तो इसलिए आपके बुक में इसके डेरिवेशंस लिखे हैं, लेकिन हमें उससे कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। आपके पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप ध्यान दे दीजिए। ये तो आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है ना। वेग शीर्ष दाब शीर्ष पे छोटे छोटे 1-2 नंबर के डेफिनेशन या न्यूमेरिकल आ जाते हैं। अनुप्रयोग में वेंचुरी मीटर इंपॉर्टेंट है, हवाई जहाज इंपॉर्टेंट है, मैग्नस, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये छोटे छोटे आप अपने आप भी बुक से देख सकते हो, हालांकि मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा इनको, लेकिन ये 3 जो है वो डिटेल में देखने हैं आपने। ठीक है ना। अब वैसे तो कुछ भी आ सकता है, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह है कि सारा कुछ लेंगे तो फिर वो एक क्लास में उसको समेटना मुश्किल पड़ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए बहते द्रव की ऊर्जाएं क्या होती हैं। तो देखिए अगर मान लिया सपोज करिए एक पाइप में लिक्विड बह रहा है, तो आप देखिए कोई लिक्विड इधर से इधर तक जाएगा ही क्यों? अपनी मर्जी से क्या चला जाएगा? अपनी मर्जी से कोई कहीं नहीं जाता। एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल में अगर लिक्विड इधर से इधर जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी सप्लाई किसी ऊंचे स्थान से करी गई होगी। आप देखो जैसे ओवरहेड टैंक होते हैं, वहां से पानी तब आता है, तब जाकर के वो यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ता है। इसका मतलब लिक्विड को आगे चलने के लिए पीछे से प्रेशर देना पड़ता है। यानी कि एक बहते हुए द्रव में एक तो ऊर्जा कौन सी होती है? दाब ऊर्जा होती है, प्रेशर एनर्जी होती है उसके पास, ये पहली एनर्जी होती है। ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरी टाइप की एनर्जी देखिए, चल रहा है तो गतिज ऊर्जा भी होगी, और कुछ इससे अर्थ से हाइट भी हो सकती है, या पानी अंडरग्राउंड भी हो सकता है, तो यानी कि उसके पास स्थितिज ऊर्जा भी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है अगर हम बहते हुए द्रव की बात करें, तो बहते हुए द्रव में 3 तरह की ऊर्जाएं हो सकती हैं, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और तीसरी स्थितिज ऊर्जा, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी।
अब अगर हम इनके एकांक आयतन में निकालें कि किसी द्रव के एकांक आयतन में कितनी दाब ऊर्जा है, किसी द्रव के एकांक आयतन की कितनी गतिज ऊर्जा है, ठीक है ना? ये एकांक आयतन की जो है अगर हम स्थितिज ऊर्जा निकालें तो इनकी जो वैल्यू आती है वो होती है, इसकी वैल्यू P आती है। कहाँ से आई? बुक में डेरिवेशन होता है, आप देख सकते हैं, कोई उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गतिज ऊर्जा की वैल्यू जो आती है वो हाफ mv² अपॉन और वॉल्यूम से डिवाइड हो जाएगा, एकांक आयतन में निकालना है, और पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या हो जाएगा, mgh अपॉन v हो जाएगा। अब आप देखिए मास अपॉन वॉल्यूम ये आपका डेंसिटी होता है, और यहाँ भी मास अपॉन वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि P, और ये हो गया आपका हाफ रो v², और ये आ गया रो gh। इसका मतलब हुआ कि बहते हुए द्रव में तीन तरह की ऊर्जाएं होती हैं, और अगर हम एकांक आयतन में उन्हें निकालें तो वो P और हाफ रो v² और रो gh होती हैं। या ये ध्यान रखिएगा, एकांक आयतन की ऊर्जाएं हैं ये। इसलिए बर्नौली का प्रमेय भी जब हम लेंगे तो उसमें एकांक आयतन वर्ड आपका छूटना नहीं चाहिए। तो इस वाले पहले पार्ट में हमें बस इतना ध्यान रखना है कि किसी बहते हुए द्रव में ये तीन ऊर्जाएं होती हैं, ठीक है ना? अब हम आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बर्नौली के प्रमेय पे, ठीक है ना? बर्नौली का जब भी प्रमेय आ गया तो साथ में एक नंबर में पूछ देता है कि इसका स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट लिखने का मतलब है आपको थ्योरेटिकल स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा और मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसका कहीं जाके प्रूफ स्टार्ट होगा। और कभी कभी आपसे पूछ देता है कि ये किस सिद्धांत पर आधारित है, किस फिजिक्स के किस बेसिक सिद्धांत पर आधारित है, ये चीज भी पूछ देता है एक नंबर में अलग से भी। तो आप सारी बातों का पहले जवाब देखिए। बर्नौली का प्रमेय ये है कि अगर लिक्विड बह रहा है तो उसने केवल इतना किया था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया था, ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा दिया था, यानी कि उसके अंदर जितने टाइप की एनर्जी हैं उन सब का जो सम है हाफ रो v² प्लस रो gh, ये सम जो है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब सिद्धांत उसने क्या लगा दिया कि ये जो है फिजिक्स का जो बेसिक लॉ है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है ना, उसके सिद्धांत पर आधारित है। तो बेसिक इसका जो है फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है वो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। आपने क्या किया है, आपको जो किसी बहते हुए द्रव की तीन ऊर्जाएं पता है, आपने बस तीनों को सम किया और कांस्टेंट कर दिया, बस खत्म। ये बर्नौलीज का स्टेटमेंट है। लेकिन अब जब हम इसमें चाशनी चढ़ाएंगे, इसको मिर्च मसाला लगा करके इसको तैयार करेंगे, तो देखिए क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी कि अगर हमारे पास कोई फ्लूइड है वो कैसा है, आदर्श द्रव है। समझ रहे हैं? आदर्श का मतलब और समझा दोगे कि अश्यान है और असंपीड्य है। मतलब कहने का ये है कि वो नॉन विस्कस है और इनकम्प्रेसिबल है। इस तरह का अगर हमारे पास आइडियल लिक्विड है, और वो कैसे बह रहा है, धारा रेखीय प्रवाह में। देखिए बर्नौली का प्रमेय में केवल धारा रेखीय, विक्षुब्ध के लिए कुछ नहीं लगता, वो तो टर्बुलेंट हो ही गया, उसमें तो कुछ पता नहीं लगना है। अगर वो धारा रेखीय प्रवाह में है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर, समझ रहे बात, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ट्यूब है उसका, ये कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, उसके प्रत्येक बिंदु पर द्रव की, अब देखिए एकांक आयतन, ये जो ऊर्जाएं हैं वो एकांक आयतन की हैं, ये मत भूल जाइएगा। तो एक द्रव की एकांक आयतन की ऊर्जाओं का योग, ऊर्जाओं का योग अर्थात दाब ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। ये स्टेटमेंट अगर आपने लिख दिया लैंग्वेज, आपका एक नंबर पक्का है। ये बर्नौली का प्रमेय का थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है। मैथमेटिकली आपने लिख दिया भाई तीनों चीजें इक्वल टू कांस्टेंट है, और किस फंडामेंटल लॉ पे बेस्ड है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर बेस्ड है। तो छठवें पार्ट में जो हमने दो तीन ऊर्जाएं निकाली थी, उन्हीं तीन ऊर्जाओं को सम करके ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा दिया, और यही हमारा बर्नौली की प्रमेय बन जाता है। एक नंबर में ये ध्यान रखिएगा, बर्नौली की प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है, वाइवा में भी पूछते हैं, तो वो एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब चलिए हम लोग मेला घूमने चलते हैं, ठीक है ना। हम एक कहानी पे काम करते हैं, और सपोज हमें मेला घूमने जाना है। काफ़ी जिद करी हमने घर पे, और हमने कहा कि मेला देखने जाना है। तो घर वालों ने हमें बिल्कुल जो है वो 100 रुपये दिए, ठीक है ना। हम जा रहे हैं मेला देखने, और इसके लिए घर वालों ने मुझे 100 रुपये दिए कि इसी में से तुम्हें सब कुछ करना है, ठीक है ना। तो शुरुआत में तो हम बड़े खुश हो गए कि 100 रुपये मिल गए, इससे मजे करेंगे। लेकिन जब देखा हमने जाकर के कि मेला जाने के लिए जब हम चले घर से, तो जहाँ पे मेला लगा हुआ था उस मेले की दूरी इतनी ज़्यादा थी कि टेम्पो वाले ने जाने का 10 रुपये ले लिया और फिर लौटने का भी 10 रुपये ले लिया। समझ रहे हैं आप?
तो मेरे जो 20 रुपए हैं वो तो जो है वो टेम्पो वाले ने ही खर्च कर दिए, ठीक है ना, टेम्पो वाले ने खर्च कर दिए। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास 80 रुपए बचे। अब उन 80 रुपए से मैं अब चाहे उसमें झूला झूल लूं, 50 का मैंने झूला झूल लिया और 40 रुपए का मैंने जो है वो चाट खा ली, ठीक है ना, क्योंकि मुझे 100 रुपए में ही पूरा काम चलाना है। 10 रुपए से मैं जाऊंगा, फिर मेरे पास 90 बचेंगे, 90 में से 50 और 40 चाट मुझे और खानी थी, लेकिन मुझे ध्यान आ गया कि मेरे पास तो 10 ही रुपए बचे हैं, तो 10 रुपए तो बचाने पड़ेंगे ताकि मैं घर वापस आ पाऊं। और इस तरह से मैं 100 रुपए में से केवल 80 रुपए का एंजॉय कर पाया, 20 रुपए तो मेरे आने जाने में चले गए। ये कहानी थोड़ा सा ध्यान में रखिए इसको, और इसी कहानी के बेस पे हम बर्नौली की प्रमेय सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। आप देखिएगा आपको बिल्कुल सब चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो हमें मेला देखने जाना है, 100 रुपए मिले हैं, 10 रुपए जाने में लगेंगे, 10 रुपए लौटने में लगेंगे, 20 रुपए टेम्पो वाला खर्च कर देगा, बचे में से 50 रुपए आपके जो है वो झूला झूलने में खर्च हो गए, और 40 रुपए के आपने जो है वो चाट खा ली है। समझ रहे बात, यानी कि फायदा आपका कितना हुआ, 50-40, 50 और 40 क्यों होगा, 90 हो गए ना, 30 रुपए की चाट खाई आपने, ठीक है ना, तब जाकर के 100 रुपए ही आपके हो गए। यानी कि आपको जो मजा आया है वो 50 रुपए और 30 रुपए, 80 रुपए का मजा आया है, 20 रुपए तो फालतू में चले गए, ठीक। अब देखिए मैं इसे मिटा रहा हूं, इस कहानी को ध्यान रखिएगा। देखिए हमारे पास एक धारा रेखीय प्रवाह के लिए हम क्या करेंगे कि एक ट्यूब बनाएंगे, और उस ट्यूब में ध्यान रखिएगा आप कि एक तो उधर जाने पे उसकी चौड़ाई कम हो जाती है और ऊंचाई बढ़ जाती है। इस पॉइंट की हाइट यहाँ पे h1 है, इस पॉइंट की हाइट h2 है, बढ़ जाती है हाइट। कभी कभी किसी बुक में ऐसे भी बना देते हैं ट्यूब, मैं बता दूंगा आपको बाद में कि वैसे डायग्राम में क्या फर्क है और ऐसे डायग्राम में क्या फर्क है। यहाँ पे देखिए एक्स वाई ट्यूब हो गई, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 हो गया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 हो गया, यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी V1 हो गई, यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी V2 हो गई। ये तो आपका अविरतता के सिद्धांत यानी कि सततता के समीकरण में भी था, ठीक है ना। आपके लिक्विड की डेंसिटी रो हो गई जाकर के, यहाँ पे हाइट H1 H2 हो गई, और क्या है, हाँ एक चीज रह गई, प्रेशर। यहाँ पर जो है वो प्रेशर जो है वो सपोज P1 है, और यहाँ पे मान लिया सपोज करिए प्रेशर जो है वो P2 है। ये चीजें आपको जो है थोड़ा सा इसमें माननी पड़ेंगी, ठीक है ना। अब हमारे पास इसी की कहानी बना के लिख दोगे तो स्टार्टिंग की लैंग्वेज बन जाएगी आपकी। अब यहाँ पे देखिए कि अगर ये यहाँ से यहाँ गया तो एक तो इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जो है x से y जाने में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है ना, तो इसलिए इसकी वेग बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी इसकी बढ़ रही है। दूसरी बात, हाइट बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स से वाई जाने पे पोटेंशियल एनर्जी भी इसकी बढ़ गई है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ये घुसेगा कैसे अंदर, ये जो पीछे से प्रेशर आ रहा है ये इसको धक्का देगा अंदर घुसाने के लिए, समझ रहे हैं आप। और यहां से जब बाहर निकलेगा लिक्विड, तो इसके पहले जो ये बाहर निकला लिक्विड था उसको वो धक्का देगा, हर लिक्विड आने वाले को धक्का दे रहा है तभी वो आगे बढ़ रहा है, ये प्रेशर की वजह से हो रहा है, जिससे धक्का मिल रहा है तब वो जाके आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये लिक्विड जो है वो अगले वाले लिक्विड को, जो ये निकल चुका है, इसको धक्का देगा तब निकलेगा बाहर। तो एक्चुअली जो है यहाँ पर जो ये आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो सारा काम ये करता है आपका, समझ रहे हैं। ये प्रेशर यहाँ पे आपको आपके घर से जो 100 रुपए मिले थे वो ये मिल रहे हैं यहाँ 100 रुपए, और उसमें से कुछ खर्चा आप वहां से बाहर निकलने में भी करे दे रहे हो, यानी कि वो टेम्पो वाले 20 रुपए आपके यहाँ पे खर्च हो जा रहे हैं, ठीक है ना। जितना मिला था हमें उतने उसमें से ये कुछ वर्क तो यहाँ पे खर्च हो जाएगा, जितना एनर्जी मिली थी कुछ एनर्जी तो वहां पे खर्च हो जाएगी। अब जो 100 और -20 यानी कि 80 का डिफरेंस है, जो आपने 50 रुपए की चाट और 30 रुपए के जो है वो आपने 50 रुपए का झूला झूलना था, 30 रुपए की जो वो है वो मजे जो करने थे वो मजे आपको यहाँ मिले, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। भाई आप ये देखो किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ सकती है, कहीं ना कहीं से एनर्जी तो मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ गई, झूला भी झूल लिया और चाट भी खा ली, ये कहाँ से मिले पैसे, ये यहीं से जो वर्क डन हुआ था, यहीं से जो एनर्जी मिली थी, कुछ पार्ट तो निकलने में खर्च हो गया और बाकी बचा हुआ पार्ट जो है उससे आपका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ गई। जो 100 रुपए मिले थे आपको, 20 रुपए उधर खर्च हो गए, बचे 80, 80 में से काइनेटिक एनर्जी आपने 50 रुपए की बढ़वा ली और 30 रुपए की आपने जो है वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़वा ली। आप बात को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। चलिए मैं इस लाइन को पहले जो समझाया मैंने इसको लिख देता हूं, ठीक है ना। देखिए एक्स सिरे पर
ठीक है ना। एक्स सिरे पर जो एनर्जी मिली, द्रव पर किया गया कार्य, जो उसको एनर्जी मिली, किया गया कार्य, और उसमें से अगर मैं घटा दूं वाई, टेम्पो वाला अमाउंट घटा दूं, वाई सिरे पर द्रव द्वारा, ये देखिए पर है, ये द्वारा है, द्वारा किया गया कार्य, मतलब जितना मिला उसमें से उसने कुछ तो निकलने में खर्च कर दिया। ये आपका 100 माइनस 20, ये आपका टोटल पैसा 100 रुपए मिला था, ये टेम्पो में खर्च कर दिया आपने 20 रुपए। तो बचा, अब जो बचा इससे, ये वाली अमाउंट जो आएगी, उससे आपने क्या करा है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़वा ली, और दूसरा झूला झूल लिया, ये झूला झूल लिया आपने, और दूसरा काम आपने क्या कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़वा ली, यानी कि आपने चार्ट भी खा ली। फिर से समझिए, अब मैं बताता हूं आपको। इसमें क्या किया आपने, द्रव को यहां से प्रेशर मिला, तो इस यानी कि कुछ एनर्जी मिली, ये एनर्जी मिली, द्रव पे काम किया गया, उसको अंदर धक्का दे दिया गया, जो पुश मिल रहा है वो ये प्रेशर की वजह से मिल रहा है। समझ रहे हैं। अब पता लगा यहां पे जब निकलना हुआ तो अगला लिक्विड को धक्का देना पड़ रहा है, तब जाके तो बाहर निकल पा रहे हो। तो जो एनर्जी मिली उसका कुछ हिस्सा तो वहां पे उसने खर्च कर दिया। ये देखिए, वाई सिरे पर द्रव द्वारा किया गया कार्य, जो उस पर किया गया था उसमें से कुछ तो उसने वहीं पे जाके खर्च कर दिया। तो यानी कि जो डिफरेंस अब बचा उसके पास, वो जो एनर्जी बची वही उसकी क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़वाएगी, और वही उसको पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़वाएगी। यानी कि जो 100 रुपए दिए, 20 रुपए तो टेम्पो में खर्च हो गए, बचे हुए अब 80 रुपए जो बचे उनसे काइनेटिक झूला भी झूल लो और चाट भी खा लो। ये लाइन समझ गए आप, ये सेंटर लाइन है पूरे आर्टिकल की। ये लाइन समझ गए तो आप इसको, इन चीजों को निकालोगे पहले और फिर इसमें पुट करके थ्योरम तुरंत आ जाएगी आपके पास। अभी मैं करके बता देता हूं तो आपका बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कह दोगे तो बिल्कुल सिंपल था। देखिए, अब मैं ये चीज निकालना शुरू करता हूं। ठीक है ना, आपने तो ये तो सोच लिया है, अब स्टार्ट कहां से करेंगे। तो देखिए, एक्स सिरे पर घुसने वाले, एक सेकंड में, एक सेकंड में घुसने वाले द्रव पर ध्यान रखिएगा, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर किया गया कार्य। तो देखिए, इस पर कितना काम किया जाएगा, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब फोर्स कैसे मिलेगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा, यानी कि P1A1 ये फोर्स हो गया आपका। और एक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक सेकंड में कितना लग चलेगा, तो एक सेकंड में जितनी वेलोसिटी होती है वही तो एक सेकंड में डिस्टेंस चली जाती है। तो एक्चुअली हम यहाँ पे V1 लिख तो रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली एक सेकंड में चली गई डिस्टेंस, इसलिए हमने V1 लिख दिया है। ठीक है ना, ये डिस्टेंस ही एक सेकंड में चली गई दूरी, V1 का मतलब वेग जो है या स्पीड जो होती है वो एक सेकंड में चली गई दूरी होती है। तो एक सेकंड में इसीलिए निकाल रहे हैं ताकि हम वेलोसिटी ही पुट कर दें। तो ये आपका फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हो गया एक्स सिरे पर एक सेकंड में घुसने वाले द्रव पर किया गया कार्य। अब ऐसे हम निकालेंगे, वहां टेम्पो में खर्च हो गए जो मेरे, वाई सिरे से, यहां से निकलना है, से पर के बजाय से हो गया, एक सेकंड में निकलने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य। समझ रहे बात को, ये द्रव पर किया गया कार्य, मुझे मिल गए थे 100 रुपए, ये द्रव द्वारा मैंने अब 20 रुपए उसमें से टेम्पोर में खर्च कर दिए। ठीक है ना, द्वारा किया गया कार्य, तो ये कितना हो जाएगा, इसी तरह से P2A2V2 हो गया। देखिए, मैंने ये चीज निकाल ली, ये चीज अब कितनी आ गई आपकी, P1A1V1 आ गई है, ये चीज मेरी P2A2V2 आ गई है। तो नेट कार्य हम निकाल लेते हैं। समझ रहे बात आपको, इस लाइन पे आप चिपके रहिए, बस यहीं से इधर उधर जाइए। तो नेट कार्य निकालिए। देखिए, द्रव पर किया गया, ठीक है ना, ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तो नेट ये ज्यादा बड़ा है, तो द्रव पर किया गया नेट कार्य कितना हो जाएगा, तो नेट कार्य इज इक्वल टू हो जाएगा P1A1V1 माइनस P2A2V2। थोड़ा सा ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अब यहां पर देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से A1V1 इज इक्वल टू A2V2 होता है, तो इसकी फिक्स्ड वैल्यू रख देते हैं। तो आप देखिए, A1V1 इज इक्वल टू A2V2 अविरतता के सिद्धांत से, और ये AV क्या होता है, एक सेकंड में निकलने वाले द्रव का आयतन। तो आयतन को द्रव्यमान बटे घनत्व अगर हम लिख लें, तो इसकी वैल्यू भी ये और इसकी वैल्यू भी ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख लें, तो P1 m बाई रो माइनस P2 m बाई रो, और यहाँ से अब क्या हो जाएगा, m बाई रो कॉमन P1 माइनस P2।
ये मेरा जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया, और ये मेरा ये लेफ्ट साइड कैलकुलेट हो गया है कि मतलब 100 रुपए दिए गए, उसमें से 20 रुपए टेम्पो में खर्च हो गए, तो ये मेरे जो है वो 80 रुपए बचे हैं। देखिए मैंने इस लाइन का लेफ्ट पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। नेट कार्य देखिए इसमें A1 V1 A2 V2 को मैं शॉर्ट कर सकता था, इसलिए मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ से डाल दी है, ठीक है ना। अदरवाइज नेट कार्य ही निकाल रहे हैं हम, कितने पैसे मेरे पास बचे टेम्पो के निकालने के बाद, कितने पैसे बचे वो निकाल रहा हूं मैं। एक बार इस वीडियो को और देख लीजिएगा आप, आपको बिल्कुल हमेशा के लिए बर्नौलीज थ्योरम कभी प्रॉब्लम नहीं करेगी। ये जो निकला है मैंने ये यहाँ पे लिख देता हूँ P1 माइनस P2 और m बाई रो, ये चीज़ यहाँ से निकली है, ये मैंने निकाल ली थी यहाँ पे, ये मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है ना। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv2 स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर। ऐसी अगर मैं निकालूं कि पोटेंशियल एनर्जी में कितनी बढ़ोतरी हुई, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल यानी कि mgh2 माइनस mgh1, यहाँ पे बाद में h2 आइट है, पहले h1 है। तो मैंने ये काम देखिए मेरा तुरंत निकल आया, और ये काम भी तुरंत निकल आया। इधर वाले काम आसानी से निकल आए, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। अब जब मेरे पास ये चीज़ और ये चीज़ सब आ गई हैं, तो मैं इसमें रख देता हूँ। तो अब मैं इसके नीचे ये लिख दूंगा, यही वाली लाइन अब आएगी, ये सेंटर वाली लाइन, कि चूंकि ये जो इंक्रीज हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी व पोटेंशियल एनर्जी में जो वृद्धि होती है, वह चूंकि ये इसमें वृद्धि द्रव पर किए गए नेट कार्य द्वारा होती है, इसी से मैंने झूला चार्ट भी खाई, द्रव पर किए गए नेट कार्य से होती है, ठीक है ना। अतः तो ये नेट कार्य इज इक्वल टू, यही आपका ये कराएगा और ये कराएगा, इज इक्वल टू इंक्रीज इन एनर्जी एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इस लाइन को लिखेंगे आप पूरा का पूरा, और उसमें जो है वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए अब सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। अब सब डायग्राम वायग्राम सबकी जरूरत खत्म हो गई है, अब बस यही लाइन चलेगी। और इसमें देखिए लेफ्ट साइड में मैंने वैल्यू रखी m बाई रो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर एंड प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh2 माइनस mgh1। ये मैंने जो है वो यहाँ पे वैल्यूज रख दी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें m कॉमन होके यहाँ से कट जाएगा, ये रो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। देखिए ये V1 और H1 नेगेटिव है, इधर ले आइए और ये उधर भेज दीजिए। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब देखिए 1 1 1 इज इक्वल टू 2 2 2 इम्प्लाइज दैट P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही जो है आपकी बर्नौलीज थ्योरम है। देखिए कितनी आसानी से प्रूफ हो गई है। आप ये की लाइन अगर याद रखते हैं, ये की फैक्टर अगर याद रखते हैं, तो पूरा का पूरा जो बर्नौली थ्योरम है वो इसी कंसेप्ट पे टिका हुआ है। आप शुरुआत करते हैं इस काम को करने से, फिर ये काम करते हैं, फिर नेट कार्य निकालते हैं, नेट कार्य में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से वैल्यू पुट करनी होती है, फिर आप ये निकालते हैं, ये निकालते हैं, और फिर ये स्टेटमेंट डाल के कि ये नेट कार्य ही यही काम करता है, इसमें आप वैल्यू पुट कर देते हैं, बर्नौलीज थ्योरम सॉल्व हो जाती है। अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया तो पेपर में आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। पूरा स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्या इसका प्रूफ है, डेरिवेशन है, बिल्कुल आराम से 5 नंबर आपके पक्के हैं, कहीं नहीं गए। देखिए अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, वेग शीर्ष, दाब शीर्ष, गुरुत्व शीर्ष, इन चीजों पे। वेग शीर्ष को वेलोसिटी हेड कहते हैं, दाब शीर्ष को प्रेशर हेड कहते हैं, और गुरुत्व शीर्ष को ग्रेविटेशनल हेड कहते हैं। तो ये सब क्या चीजें हैं, कहाँ से निकलती हैं, तो देखिए बर्नौलीज थ्योरम ले लीजिए, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप इसमें क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाई रो जी, तो रो जी से डिवाइड कर देंगे तो P बाई रो जी प्लस हाफ रो V स्क्वायर बाई रो जी प्लस रो GH बाई रो जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन रो जी। देखें यहाँ पे P बाई रो जी प्लस रो कैंसिल हो गया, V स्क्वायर बाई 2G प्लस रो जी कैंसिल, H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में कुछ और कांस्टेंट, रो जी कांस्टेंट है
तो कांस्टेंट में कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट ही आएगा। अब देखिए आप इसमें कहानी समझिए जरा। इसके अंदर देखिए ये क्या है मुझे नहीं पता, ये क्या है मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि ये हाइट है केवल, यानी कि हाइट का मतलब क्या है, ऊंचाई, यानी कि इसकी यूनिट क्या है, मीटर। तो अब आप डायमेंशनल एनालिसिस लगा दीजिए, इस पे विमीय विश्लेषण लगा दीजिए। समांगीयता के सिद्धांत से कहा जाता है कि समान विमाओं वाली क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए अगर इसकी डायमेंशन जो है लेंथ की है, तो ये भी लेंथ जैसा कुछ होना चाहिए और ये भी लेंथ जैसा कुछ होना चाहिए। तो हम इन तीनों को नाम देते हैं शीर्ष। शीर्ष मतलब एक तरह से हाइट, और ये चूंकि ग्रेविटेशनल पार्ट से बना था इसके, तो इसलिए इसे हम ग्रेविटेशनल हेड कह देते हैं। इसको हम इसको वेलोसिटी हेड कह देते हैं। ये गतिज ऊर्जा से बना हुआ है और ये प्रेशर से बना है, तो हम इसे दाब शीर्ष कह देते हैं। तो इनके तीनों के अलग फॉर्मूले हो जाते हैं। प्रेशर हेड इज इक्वल टू पी बाई रो जी, वेग शीर्ष इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g एंड ग्रेविटेशनल हेड इज इक्वल टू एच। ये आपका पहला तीन चीजें बन जाती हैं। इस पे जैसे एक नंबर का न्यूमेरिकल ऐसे पूछ देते हैं कि एक लिक्विड जो है उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, इसका वेलोसिटी हेड बताओ, तो सीधे वी स्क्वायर बाई 2g लगा दो। v की वैल्यू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8, सॉल्व करके समथिंग समथिंग यूनिट क्या आएगी, अब देखिए यूनिट उसी के जैसी आएगी, मीटर आएगी इसकी यूनिट। ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका वेग शीर्ष, दाब शीर्ष और गुरुत्व शीर्ष ये सब निकल आते हैं। एक चीज जिसमें जो है और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए सपोज करिए आपके पास ट्यूब जो है वो हॉरिजॉन्टल है। अगर आपकी ट्यूब जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब में क्या होगा, हाइट आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब अगर हाइट कांस्टेंट है तो ये वाला सेक्शन भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट फिर कांस्टेंट हो जाएंगे। तो आपकी थ्योरम P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट बचती है। ठीक है ना। तो अगर हाइट अगर कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, तो उसमें h वाला पार्ट हटा सकते हैं, तो ये इतना सा रह जाएगा P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कभी P को बढ़ाऊं तो V कम हो जाएगा, और कभी अगर मैं P को कम करूं तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों का सम तो कांस्टेंट होना है ना। तो इसलिए अगर एक हिस्से को बढ़ाते हैं तो दूसरे को कम होना पड़ेगा, और दूसरे हिस्से को कम करते हैं तो पहले को बढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। इस तरह से जो है वो आपका ये एक रूल निकलता है यहाँ पे। आप, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ कि वेलोसिटी जहाँ पे ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम, और जहां पे वेलोसिटी कम होगी वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है। इसका यूज हम क्या करेंगे, इसके अनुप्रयोगों में करेंगे, जो इसके अनुप्रयोग है ना उनके बारे में उनके अंदर करेंगे। तो इस तरह से 8वां पॉइंट खत्म होता है। अब हम 9वें पॉइंट पे आते हैं, हमारे बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। इसके अनुप्रयोग में देखिए दो बातें ध्यान रखिए। एक तो अविरतता का सिद्धांत यानी कि सततता का सिद्धांत, जहां पर एरिया कम वहां वेलोसिटी ज्यादा, जहां पे एरिया ज्यादा वहां पे वेलोसिटी कम। ये तो अविरतता का सिद्धांत बताता है, यानी कि सततता का सिद्धांत, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और बर्नौली थ्योरम क्या बताती है, जहां पे वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम, जहां पे वेलोसिटी कम वहां पे प्रेशर ज्यादा। ये आपका बर्नौली थ्योरम बताती है। ठीक है ना। ये वेलोसिटी और प्रेशर का रिलेशन बताती है, और ये एरिया और वेलोसिटी का रिलेशन बताती है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि एरिया को से वेलोसिटी का रिलेशन अगर मालूम चल जाए, तो वेलोसिटी से प्रेशर का रिलेशन ये पता लग सकता है। तो इस V के बेसिस पे मैं तीनों को कनेक्ट कर सकता हूँ। एरिया कम है तो प्रेशर का भी रिलेशन हम बता सकते हैं, प्रेशर कम है तो एरिया का भी रिलेशन, वेलोसिटी का रिलेशन, कुछ भी कहीं से भी घुमा फिरा के बता सकते हैं। तो मैं इसमें वेंचुरीमीटर जो है सबसे लास्ट में लूंगा, क्योंकि इसके अंदर डेरिवेशन है थोड़ा सा। सबसे पहले मैं हवाई जहाज ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि हवाई जहाज के उड़ने का सिद्धांत बताइए, समझाइए। तो हवाई जहाज के उड़ने के सिद्धांत में क्या है, देखिए ध्यान से। हवाई जहाज का जो स्ट्रक्चर होता है नीचे से फ्लैट और ऊपर से जो है वो इस तरह से कर्व्ड होता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। आपकी जितनी रेसिंग कार होती हैं देखिए सब इसी तरह से होती हैं। आपकी मछलियां तक इसी तरह से होती हैं ताकि पानी में वो तेजी से चल पाए। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, तो हवाई जहाज के पंख और उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है सब वो इस तरह से बनाया जाता है कि ऊपर का हिस्सा कर्व्ड और नीचे का हिस्सा जो स्ट्रेट है। अब ऐसे में होता क्या है कि मान लीजिए सपोज करिए जब ये आगे चलेगा, तो इधर से हवा जो है वो पीछे चल के यहाँ जाएगी, और यहाँ से भी हवा जो है पीछे चल के यहाँ पे जाएगी। जो हवा यहाँ से चली और अलग अलग दो हिस्सों में बट गई, पहुंचेगी वो सेम टाइम पे। क्यों सेम टाइम पे पहुंचेगी, वो इसलिए पहुंचेगी क्योंकि अविरतता का सिद्धांत, कंटिन्यूटी का इक्वेशन बताता है कि कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी। ठीक है ना। इस वजह से क्या होगा कि इसको लंबे रास्ते से पहुंचना है, इसको छोटे रास्ते से पहुंचना है, इसलिए इसे जो है वो तेज चलना पड़ेगा,
और इसे धीमा चलना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? ये तेज चलेगा तभी वहां उस टाइम पे इसके साथ पहुंच पाएगा। इस चक्कर में क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। वेलोसिटी बढ़ी तो देखिए क्या होगा, प्रेशर यहाँ पे कम हो जाता है और वेलोसिटी कम होने से यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ये क्या हुआ, ये बर्नौलीज थ्योरम से हुआ। अब देखिए प्रेशर यहाँ ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है। आप मतलब इसको यहाँ से तो धक्का ज्यादा मिल रहा है और यहाँ से धक्का कम मिल रहा है, इसका मतलब इसके अंदर एक रिजल्टेंट थ्रस्ट जनरेट होने लगेगा इसके अंदर। शुरुआत में ये थ्रस्ट कम रहता है जब इसकी स्पीड कम रहती है, ठीक है ना, लेकिन जैसे जैसे ये तेज चलता है, आपने देखा होगा हवाई जहाज को उड़ने के लिए करीब 2-4 किलोमीटर लंबा रनवे चाहिए होता है। वो चलता है अपनी स्पीड बढ़ाता है, अपनी स्पीड बढ़ाता है, तो इन वेलोसिटीज ये और ज्यादा होती चली जाती है, ये और कम होती चली जाती है, प्रेशर भी ये और कम होता चला जाता है, ये और ज्यादा होना चला जाता है, इसलिए थ्रस्ट भी डेवलप ज्यादा होता चला जाता है। और धीरे धीरे एक ऐसी कंडीशन आती है कि ये प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है, डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि वो पूरे एरोप्लेन को हवा में उठा सकता है। जैसे ही पायलट को ये पता लगता है कि हाँ भाई इतनी स्पीड आ गई है कि एरोप्लेन मेरा उड़ जाएगा, वो थ्रॉटल को जो है धीरे से ऊपर करता है और उस केस में ये हवाई जहाज तिरछा होकर के और फिर ये हवा में आ जाता है। तो ये हवाई जहाज के उड़ने का सिद्धांत बर्नौली के प्रमेय पे आधारित है। ये तो पता है ना, वेलोसिटी बढ़ने की तो प्रेशर कम होगा। बर्नौलीज थ्योरम में कहा गया है ना, P + ½ ρ v² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर वेलोसिटी कम है, ये हिस्सा कम हो जाएगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कांस्टेंट होना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तेज चलती है यानी कि वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, यहाँ पे वेलोसिटी कम होती है इसके मुकाबले, और इस वजह से वेलोसिटी कम होने से देखिए प्रेशर यहाँ पे ज्यादा हो जाता है और यहाँ पे प्रेशर कम, यानी कि हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन ये अब थ्रस्ट काम करने लगता है। और धीरे धीरे जब स्पीड बढ़ती है तो ये डिफरेंसेस बढ़ते चले जाते हैं और हवाई जहाज को बहुत तेज चलना पड़ता है। देखिए ये हेलीकॉप्टर नहीं है, हेलीकॉप्टर मत सोचिएगा कि पंखा घुमा और वो तो एक्शन रिएक्शन के बेस पे ऊपर उठता है, ठीक है ना। ये चीज जो है वो अलग बर्नौलीज प्रिंसिपल के बेस पे उठती है। इसको जो है चलने के लिए जो है काफी वो रनवे चाहिए होता है, इससे जो है बहुत ज्यादा वजन ले जाया जा सकता है, लेकिन हेलीकॉप्टर के थ्रू आप ज्यादा चीजें नहीं ले जा सकते, ठीक है ना। उसमें फिर जेट वेट वगैरह ये सब लगाने पड़ते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, तो वो खर्चीला प्रोसेस है। आर्मी वगैरह में तो ये काम हो जाता है, कमर्शियल उसमें काम नहीं हो पाता। कमर्शियल जितने भी चीजें हैं वो सब इसी के थ्रू करी जाती हैं। देखिए अगला हम देखते हैं मैग्नस प्रभाव। मैग्नस प्रभाव क्या होता है, ये क्रिकेट के गेम में होता है। देखिए क्रिकेट के गेम में क्या होता है कि ये पिच है और यहाँ पे बैट्समैन खड़ा है और बॉलर जो है वो यहाँ से गेंद फेंक रहा है, ये गेंद ऐसे फेंक रहा है, तो बॉलर जो है गेंद को ऐसे फेंकता है, ये टप्पा खाती है और टप्पा खा के इसके पास आती है। बैट्समैन चाहता है कि मैं हर बॉल को हिट करूं और 4 या 6 रन बनाऊं। बॉलर चाहता है कि मैं पहली ही गेंद पे इसको आउट कर दूं। इसी में जो टसल होती है, इसी में जो द्वंद्व चलता है इनके बीच, इसी का मजा हम लोग लेते हैं और क्रिकेट का मैच इसीलिए देखा जाता है। अब देखिए अगर बॉल को सीधा फेंक दिया जाए, जैसे ये बॉल है, इसको आप सीधे ऐसे ही फेंक दो तो ये अपना जाएगी, टप्पा खाएगी और ऊपर उछलेगी। एक बैट्समैन अगर 1-2 साल खेल चुका है तो उसको इस बात की आराम से प्रैक्टिस हो जाती है कि बॉल अगर आई तो कहाँ जाएगी, वो उसको मारेगा, हिट करेगा और वो बॉलर को कुछ नहीं कर पाएगा। बॉलर, उसको अंदाजा है कहाँ आएगी गेंद, वो मारेगा, उसको हिट करेगा। लेकिन क्या बॉलर के पास फिर क्या ट्रिक होती है, कैसे वो इस बैट्समैन को चकमा दे, तो इसके लिए बॉलर क्या करता है कि वो बॉल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है, ठीक है ना। फेंकते टाइम जो है बॉल को वो सीधा ऐसे नहीं फेंकता, वो उसको ट्विस्ट करते हुए, अब ऐसे ट्विस्ट कर दे या ऐसे ट्विस्ट कर दे या ऐसे ट्विस्ट कर दे या ऐसे ट्विस्ट कर दे, ठीक है ना। इन स्विंग, आउट स्विंग, रिवर्स स्विंग और नॉर्मल स्विंग, 4 तरह से। सामने की तरफ ही रिवर्स स्विंग उल्टे के हाथ पे, इन स्विंग, आउट स्विंग, इस तरह से 4 दिशाओं में जो है वो ज्यादातर इसको बॉल को घुमाया जाता है। तो इस बॉल को घुमाने से क्या होता है, इस बॉल का जो रास्ता है वो हवा में ही बदलता चला जाता है और टप्पा खा करके जो है ये उछल के कहीं और पहुंचती है। अब आपने कितना घुमाया इस बात पे डिपेंड करेगा आपका रास्ता कितना बदलेगा, और इसी बात से बैट्समैन, बॉलर जो है वो बैट्समैन को चकमा देने की कोशिश करता है। समझ रहे हैं बात को आप? क्योंकि एक बार अगर बॉल हाथ से निकल गई बॉलर के, तो फिर बॉलर बीच में उसके कुछ नहीं कर सकता, फिर तो हवा में है बॉल, अब तो इसका दिमाग चलेगा। तो इसलिए बॉलर क्या करता है, शुरू से ही कुछ ऐसा कर देता है कि बॉल जो है अपना रास्ता आगे चल के बदलती रहे।
तो इसके लिए फिर कैसे, इसमें मैकेनिज्म क्या काम करती है, तो वो उसको जरा हमें स्टडी करना है इसमें, ठीक है ना। यही काम अगर फास्ट बॉलर करे तो फास्ट बॉलर इसे करेगा तो स्विंग कहलाएगा, ठीक है ना। और अगर स्लो बॉलर करे इसे तो इसी चीज को स्पिन कहते हैं। इसी चीज को फास्ट बॉलर करे तो स्विंग कहलाती है, और स्लो बॉलर करे तो उसे हम स्पिन कहते हैं। फास्ट बॉलर को टाइम कम मिलता है, और टाइम कम मिलने की वजह से स्विंग जो है बहुत जरा सा होता है, लेकिन उतने ही स्विंग में स्पीड उसकी इतनी ज्यादा होती है कि जरा सा बैट से टकरा के और वो उछल के और किसी से कैच हो जाती है, मिसमैच मिस जजमेंट हो जाता है। और स्पिन जो है वो इतना इतना टाइम लग जाता है स्पिन में स्लो बॉलर को कि वो रास्ते में बहुत ज्यादा अपना रास्ता बदल सकती है। शेन वॉर्न की जो गेंद है जो 96 के वर्ल्ड कप में शायद उसमें थी, जिसमें कि वो देखिएगा, उसको उसके ऊपर वीडियो भी बना है पूरा, डिस्कवरी चैनल पे उसके ऊपर एक प्रोग्राम भी बना है कि वो बॉल जब फेंकी गई तो ये अगर स्टंप्स हैं तो वो बॉल इधर जा रही थी, मतलब लग रहा था कि उसको जो है वो वाइड हो जाएगी गेंद, बैट्समैन ने उसको छोड़ दिया कि मैं कुछ नहीं कर रहा इस पे, लेकिन वो गेंद यहाँ से टप्पा खाई और यहाँ पे आकर के स्टंप पे टकरा गई। अनबिलीवेबल ये बॉल थी, जिसके ऊपर डिस्कवरी पे भी प्रोग्राम बना, इसका वीडियो भी हो सकता है आप लोगों ने देखा हो, ठीक है ना। तो हम उसी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि ऐसी चीज जो है वो कैसे हो जाती है। तो आप देखिए जरा इसको ध्यान से, देखिए ये बॉल है मेरे पास और इसको ये इस तरह से हम जो है फेंक रहे हैं, ठीक है ना, और ये टप्पा खा के फिर उछलेगी। इस बॉल को हमने क्या करा, ट्विस्ट कर दिया इस तरह से, ये मैंने ट्विस्ट कर दिया। तो जब कोई चीज जो है वो मूव करती है तो उसके आसपास की कुछ एयर उसके साथ ही मूव करती है। ये जो इसके आसपास की कुछ एयर है, ये जो है वो इसके साथ ही मूव करती है। जैसे मान लिया मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे अर्थ है तो अर्थ रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, तो इसके साथ एटमॉस्फेयर भी रोटेट कर रहा है। समझ रहे बात? अगर अर्थ रोटेट कर रही है इस तरह से तो इसके साथ का एटमॉस्फेयर भी रोटेट कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें खड़े खड़े ही बहुत तेज हवा लगेगी, क्योंकि हवा तो अगर अगर हवा को फिक्स्ड मान लो और अर्थ घूमेगी तो फिर हमें हवा नहीं लगेगी बड़ी तेज। तो इसलिए इसके साथ साथ एटमॉस्फेयर भी सारा घूमता रहता है। जैसे चलते हुई बस में सब उसके साथ चलते रहते हैं, ऐसे ही चलती हुई अर्थ पे एटमॉस्फेयर भी उसका साथ चलता रहता है। तो इसलिए इसके आसपास की एयर जो है वो सपोज करिए स्मॉल v वेलोसिटी से इसके साथ चलती है। अब देखिए जब ये बॉल आगे बढ़ेगी तो आगे वाली हवा को हटाएगी और वो हवा इसका इसका स्पेस जो वैक्यूम क्रिएट करेगी उसको लेने के लिए पीछे भागती है। तो ये जो हवा है जब ये आगे बढ़ेगी, जो हवा है वो पीछे जब जाएगी तो ये हवा देखिए इस तरह से पीछे जाएगी, कैपिटल V वेलोसिटी पीछे जाएगी। अब देखिए ऊपर जो हैं ये दोनों हवाएं जो हैं वो अपोजिट वेलोसिटी की हैं, तो इसलिए अपोजिट हैं, तो इसलिए यहाँ पर रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो वी आर रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। वेलोसिटी ज्यादा तो इसका मतलब प्रेशर कम, वेलोसिटी कम तो इसका मतलब प्रेशर ज्यादा। ऊपर हाई प्रेशर नीचे लो प्रेशर, हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ एक थ्रस्ट काम करेगा, और वो थ्रस्ट क्या करेगा, इस बॉल के पाथ को धीरे 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 नीचे लाता जाएगा। बॉल जहां टप्पा खानी चाहिए उससे कहीं और टप्पा खाएगी पहले, फिर उछल के भी कहीं और जाएगी, और इस तरह से बैट्समैन को चकमा दिया जा सकता है। ये आपका मैग्नस इफेक्ट है। देखिए इसमें आंधी आने पे टीन की छत उड़ जाती है, बुक से समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर प्रेशर जो है वो, एक मिनट, ये फोन कौन कर रहा है, ठीक है। टीन की छत कैसे उड़ जाती है तो उसमें आप हल्का सा मैं बता देता हूँ कि ये टीन की छत है मान लिया, और आंधी आई तो अंदर कमरे के तो घुसेगी नहीं वो अंदर, तो इसलिए अंदर वेलोसिटी कम, ऊपर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। वो वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, अंदर प्रेशर ज्यादा। हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन थ्रस्ट काम करेगा, और टीन की छत जो है वो उस पर थ्रस्ट लगेगा। अब अगर कमजोर है टीन की छत, केवल आपने ईंटें ईंटें रख रखी हैं, तो ऐसे केस में उड़ सकती है। फुहारे पर गेंद का टिकना ये भी छोटा सा है, मेले वेले में दिखाते हैं लोग, नीचे पाइप से पानी निकलता रहता है इस तरह से, और इसमें गेंद को रख देते हैं। गेंद जो है डगमगाती रहती है लेकिन गिरती नहीं है कहीं। तो इसकी क्या वजह है, तो इसकी वजह समझाने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो आपका जो है वो ज्यादा है। वेलोसिटी ज्यादा होने से क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है ना। तो अंदर तो ये प्रेशर कम है, और बाहर क्या होता है, बाहर आपका जो है वेलोसिटी हवा की कोई मतलब लिक्विड की कम है तो इसलिए प्रेशर ज्यादा होता है।
तो इसका मतलब ये है कि लो प्रेशर पे गेंद है और हाई प्रेशर पे अगर गिरना चाहती है तो वो हाई प्रेशर फिर वापस इधर धक्का दे देता है, इधर गिरना चाहती है तो ये हाई प्रेशर फिर इसे धक्का दे देता है और इस तरह से जो है वो फुहारे पर टिकी रहती है। अगला है ट्रेन और कागज। रेलवे ट्रैक पे जब ट्रेन आती है तो कागज उड़ करके इसकी तरफ आ जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस उड़ करके आ जाते हैं इसकी तरफ। तो इसका वही बताओगे आप, ट्रेन आती है तो उस केस में हवा जो है वो इधर पीछे भागती है, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी कम, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया, प्रेशर कम हो गया, यहाँ प्रेशर ज़्यादा। तो हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन इस तरह से फोर्स काम करता है। तो हल्के हल्के कागज के टुकड़े वगैरह जो हैं वो ट्रेन की तरफ खिंच जाते हैं। तभी बच्चों, छोटे बच्चे भी अगर खड़े हैं मान लिया सपोज ट्रैक के पास, तो उनको पीछे कर लेना चाहिए इसी वजह से, क्योंकि हो सकता है छोटा बच्चा उत्सुकतावश देखे कि यहाँ भी ट्रेन कहाँ है क्या है और हल्का सा थ्रस्ट काम करे और वो बच्चा उसके अंदर खिंच जाए। तो इसलिए उस केस में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है। ऐसे ही बड़े बड़े हाईवे पे जैसे मान लिया ट्रक चल रहा है, बहुत तेज स्पीड से ट्रक चल रहा है और आप जो है बाइक भी उससे या कार जो है उससे तेज स्पीड से करके ओवरटेक करना चाह रहे हो, तो ऐसे केस में क्या होता है कि यहाँ से भी हवा पास हो रही है, यहाँ की भी हवा अंदर जा रही है, तो इस अंदर जो है वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाने से प्रेशर बहुत कम हो जाता है और इस वजह से एक थ्रस्ट काम करता है जो ट्रक को भी तो खींचता है और कार को भी खींचता है। ट्रक तो हैवी है, वो क्यों खींचेगा, लेकिन जो कार जो है वो हल्की होती है। तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आप बहुत तेज स्पीड में ओवरटेक कर रहे हैं कार को, तो कार अपने आप ही थोड़ा सा अंदर की तरफ, मतलब या तो बहुत गैप बना के करो, जैसे ये ट्रक जा रहा है ना, आप बिल्कुल एकदम 2 मीटर का गैप लेके तब ओवरटेक करो, तब तो ठीक है। अब बारीक सी गैप है, बड़ी बारीक सी जगह है और उसी में आप कर रहे हो, तो उस केस में ऐसे चांसेस होते हैं कि आप जो है ट्रक के अंदर नीचे उसकी गाड़ी आपकी थोड़ा सा पुश कर सकती है, जरा सा टायर से टच हो गई तो वो आपका काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक कणित्र भी होता है, ठीक है ना, एटोमाइजर। एटोमाइजर की कहानी भी जो है वो मैं समझा ही देता हूँ, जब सब हो ही गया है पूरा टॉपिक तो फिर उसे क्यों छोड़ना। एक बंसन बर्नर होता है, उसको भी देख लीजिएगा आप। कणित्र में क्या होता है कि एक बर्तन होता है, उसके अंदर जो है वो ऊपर एक ट्यूब होती है और इसमें यहाँ से आगे उसको पतला कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो है लिक्विड भरा रहता है, यहाँ रबर का बल्ब होता है। जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं रबर के बल्ब को, और यहाँ से क्या होता है, हवा तेजी से निकलती है, वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर कम और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा। हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन, ये लिक्विड ऊपर आ जाता है और ऊपर ये जो है छोटे से रास्ते से जब निकलता है, छोटे से रास्ते से जब ये निकलता है बाहर की तरफ, तो उस केस में जो है वो एकदम से जो है वो इस एरिया कम तो वेलोसिटी बढ़ जाती है और इसलिए वो टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है और इसी से वो स्प्रे हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है वो बर्नौली प्रमेय का एक और अनुप्रयोग होता है। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर की कहानी देखिए, समझिए थोड़ा सा। बच्चों को ये पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है, थोड़ा बहुत तो है अजीब लेकिन इतना नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। वेंचुरी मीटर जो है वो अगर आएगा, अगर आप पढ़ के नहीं गए हो तो आप कतई नहीं कर पाओगे। मैं पहले इसका सिद्धांत काम क्या है ये बता देता हूँ। मैंने कहा था कि अगर कोई पाइप है और उस पाइप से पानी निकल रहा है, तो 1 सेकंड में जो डिस्चार्ज आएगा, यानी कि डिस्चार्ज यानी कि 1 सेकंड में निकलने वाले द्रव का आयतन चाहिए आपको, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी, इससे निकलता है, ये मैंने बताया था। अब आप देखिए कि इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो आप चलो नाप सकते हो प्रैक्टिकल करके, लेकिन जो लिक्विड निकल रहा है उसकी वेलोसिटी वो कैसे नापोगे, ये चीज प्रैक्टिकली नहीं करी जा सकती। ये आपका जो है वो केवल एक फॉर्मूला है, सिद्धांत है, न्यूमेरिकल दे दिया कि हाँ भाई इतनी वेलोसिटी है, इतना एरिया है, बताओ 1 सेकंड में कितना लिक्विड निकलेगा, तो आप निकाल सकते हो। अदरवाइज जो है वो आप इसको निकाल नहीं पाओगे। प्रैक्टिकल अगर करने को कह दिया जाए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो चलो वर्नियर कैलिपर्स या कुछ लेकर के आप कर सकते हो, रेडियस वगैरह निकाल सकते हो, लेकिन ये चीज जो है वो आपका वेलोसिटी ये नहीं निकलती। तो ऐसे केस में अगर आपको ये चाहिए कि 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम निकल रहा है, यानी कि ए इंटू वी कैलकुलेट करना है, तो उसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करने के लिए वेंचुरी मीटर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप आ जाएगा कि वेंचुरी मीटर क्या है, तो हम ये लिखेंगे कि इसका उपयोग 1 सेकंड में बहने वाले द्रव का आयतन निकालने में किया जाता है, यानी कि द्रव का बहने की दर, द्रव के बहने की दर को ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें अंदर हेडिंग डालोगे सबसे पहले, एक तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। जब इसकी डेफिनेशन लिख दोगे तो किस सिद्धांत पे आधारित है, तो सिद्धांत तो भाई बर्नौली प्रमेय पढ़ रहे हैं तो बर्नौली के थ्योरम के बेस पे होगा।
ठीक है, इसका सिद्धांत भी लिख दोगे आप, ठीक है ना। अब इसके बाद तीसरा आता है इसका संरचना। तो संरचना देखिए इसकी क्या है। तो जैसे मान लिया, सपोज करो आपके घर में प्लम्बिंग का अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो पाइप जो है वो 1 इंची का पाइप होता है ना। 1 इंची का पाइप, 1.25 इंची का पाइप होता है, आधे इंची का पाइप होता है, इस तरह से अलग अलग पाइप होते हैं। तो आपको अगर इसमें फ्लो निकालना है, इसमें फ्लो निकालना है, उसमें फ्लो निकालना है, तो उसके अलग अलग तरह के वेंचुरीमीटर आते हैं। वेंचुरीमीटर जो भी होगा उसके अंदर एक चौड़ी ट्यूब होती है। अब ये 1 इंची वाला है तो 1 इंची जैसी, आधा इंची, 1.25 इंची जो भी है, उसके बाद वही ट्यूब आगे जाके पतली हो जाती है और फिर उतनी ही चौड़ी हो जाती है। इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। जिस पाइप के लिए आप वेंचुरीमीटर मतलब फ्लो निकालना है, उसी पाइप में ला के इसे फिट कर दोगे। इसके अंदर, इसके ऊपर चौड़े पार्ट पे भी एक वर्टिकल ट्यूब होती है और पतले पार्ट पे भी एक वर्टिकल ट्यूब होती है, ठीक है ना। यहाँ पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज A1 है, ये x सिरा है, ये y सिरा है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। यहाँ पे वेलोसिटी सपोज इसकी जो है वो v1 है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी सपोज जो है वो v2 है। ये वेलोसिटीज जो है मैं बना देता हूँ, ये v1 है और ये v2 है, ठीक है ना। बाकी पाइप हॉरिजॉन्टल है तो हाइट का कोई कंसेप्ट इसमें नहीं आएगा। तो ये बर्नौली, ये वेंचुरीमीटर का स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है ना। इसको जैसे ही आप इसमें जोड़ोगे, पानी इसमें से बहना स्टार्ट कर देगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, इसका मतलब प्रेशर ज्यादा होगा, इसमें पानी ज्यादा हाइट तक चढ़ जाएगा। इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो बर्नौली थ्योरम से प्रेशर कम होगा, इसमें कम हाइट तक पानी चढ़ेगा। इसकी हाइट सपोज h1 है और इसकी हाइट सपोज h2 है। ये चीजें हम कंसीडर कर लेते हैं। अब संरचना के बाद क्या है, इसकी वर्किंग आती है, इसकी कार्यविधि आती है। चौथी हेडिंग वो लिख दोगे आप। कार्यविधि में ही हम क्या करेंगे कि इसको पाइप पे जोड़ देंगे और जितनी हाइट तक पानी चढ़ेगा H1 H2 वो कैलकुलेट कर लेंगे, वो देख लेंगे, या स्केल लगा होगा उसके बेसिस पे हम उसे देख लेंगे। और फिर उसके बाद डेरिवेशन आ जाएगा। वो डेरिवेशन हम आपको करके दिखा रहे हैं, जरा देखिए ध्यान से कैसे। देखिए, एट एक्स एंड वाई, एक्स वाई पे बर्नौली के प्रमेय से, बर्नौली के प्रमेय से हम लगा देंगे इसमें। देखिए क्या होगा, P1 यहाँ पे जितना प्रेशर है प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे P2 प्रेशर है मान लिया सपोज, और प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब देखिए प्रेशर कैसे मिलेगा, आपको H हाइट तक वाटर दिया है तो यानी कि H1 रो जी, H रो जी लगा दिया हमने प्रेशर के लिए, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस P2 प्लस P2 का मतलब कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू H2 रो जी, ठीक है ना, और प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसमें देखिए आप H2 को इधर ले आइए तो H1 माइनस H2 इंटू रो जी इज इक्वल टू, ये उधर ले जाए तो हाफ रो कॉमन V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। समझ रहे हैं, रो से रो कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा H1 माइनस H2। H1 माइनस H2 को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की हाइट का डिफरेंस सपोज H है, तो इसको अगर हम H डाल दें तो H इंटू जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 भी इधर ले आओ, 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर कॉमन ले लो इसके अंदर से, V1 स्क्वायर कॉमन ले लो इसके अंदर से, तो इसमें V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर हो जाएगा -1। ये आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। अब देखिए वेलोसिटी को किसी तरह से खत्म करना है, तो खत्म कैसे करेंगे हम, देखिए हम क्या करेंगे इसके लिए, हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम देखिए क्या लिखेंगे, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यहां से देखिए V2 बाई V1 निकालिए तो V2 बाई V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 बाई A2। तो ये V2 बाई V1 की वैल्यू A1 बाई A2 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, बस आपके सामने आंसर हाजिर है। ये हो जाएगा आपका 2GH इज इक्वल टू V1 स्क्वायर और यहाँ पर A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका V1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, एलसीएम ले लिया है 2GH, और यहाँ से आपका V1 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है ना। V1 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से A2 का तो अंडर रूट निकल आएगा, बाकी सबका नहीं निकलेगा, तो A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आप इसको फर्स्ट या सेकंड जो भी मानना चाहें वो मान सकते हैं। तो आपने कहने का मतलब है कि जो वेलोसिटी आप नहीं नाप सकते थे वो वेलोसिटी आपने एरिया वाइज निकाल दी है, जो कि आप नाप सकते हो एरिया आसानी से। अब आपके पास अगर V1 आ चुका है तो आप अब रेट ऑफ
फ्लो ऑफ लिक्विड निकाल सकते हो। अतः द्रव प्रवाह की दर, तो द्रव प्रवाह की दर कैसे निकलेगी, Q इज इक्वल टू, क्यू से शो करते हैं इसे, तो A1V1, चाहो तो A1V1 से निकाल लो, हमने V1 निकाला है ना, तो A1V1 लगा दो, अगर V2 निकाला होता तो A2V2 लगा देते। तो A1V1, V1 की वैल्यू यहाँ से डाल दो, तो A1A2 अंडर रूट 2GH बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला निकलता है। देखिए मैं बता रहा था ना कि पाइप में कितनी स्पीड है पानी की वो नहीं निकाल सकते आप, एरिया ऑफ फ्लो निकाल सकते हो। तो वेलोसिटी को हमने क्या किया, ये पुट कर दिया। अब इसमें आप देखिए इसके अंदर क्या है, A1 A2 A1 A2, जब आप वेंचुरीमीटर खरीदते हो तो उसके ऊपर A1 की वैल्यू लिखी रहती है और A2 की वैल्यू, यहाँ पे कितना एरिया क्रॉस सेक्शन है और यहाँ पर कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये उसके ऊपर लिखा रहता है। तो ये चार चीजें पता लग गई। आपको रीडिंग बस कितने की लेनी है, H की लेनी है। H पता लग जाए, आप इसमें रखो, सॉल्व करो और आपको रेट ऑफ हीट फ्लो तुरंत मिल जाता है। तो ये वेंचुरीमीटर का एडवांटेज है कि आप रेट ऑफ हीट फ्लो प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हो। और किस सिद्धांत पर आधारित है, ये बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस तरह से हमारे जो है बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग सारे खत्म हो जाते हैं और पूरा का पूरा चैप्टर तरल प्रवाह, फ्लूइड मोशन या फिर द्रवों का प्रवाह या जो कुछ भी कहना है। देखिए द्रव गैसों का प्रवाह कहाँ पे लगा, हवाई जहाज जो उड़ा था वो गैसों के सिद्धांत पे तो लगा था, गैसों के ऊपर बर्नौली थ्योरम लगी थी उसके अंदर, ठीक है ना। तो इस तरह से मैग्नस इफेक्ट भी गैसों पे लगा हुआ था। तो पूरे हमारे एग्जाम्पल्स जो थे वो ऐसे थे जो लिक्विड्स के लिए भी थे और गैसेस के लिए भी थे। तो इसलिए तरल प्रवाह या द्रवों का प्रवाह, ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। और बस इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।